तो इसके पहले हम लोग डिस्कस जो किए थे ना फॉर्मूला, तो आज उस तीनों फॉर्मूला का डेरिवेशन करते हैं कि कैसे वो सब फॉर्मूला आया था बाय बायोट-सवर्ट्स लॉ। वो लाइट ऑन करो ना यहाँ पे जो सबसे साइड में किनारे। हाँ ठीक है। तो इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट वायर, याद है ना फॉर्मूला उसका? फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था कि अगर कोई स्ट्रेट वायर है और इसमें करंट आई है तो इस वायर के चलते किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, और दोनों एंड को ज्वाइन करने पर एंगल कितना बनेगा वो एंगल मेजर कर लेंगे। वायर के दोनों एंड को ज्वाइन करेंगे तो इधर से एंगल बन गया थीटा 1 और ये एंगल बन गया थीटा 2 और ये एंगल थीटा 1। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना होता है, म्यू0 I बाई 4πd और साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यही फॉर्मूला है ना। और इस फॉर्मूला को हम लोग लाएंगे किससे, बायोट-सवर्ट्स लॉ। बायोट-सवर्ट्स लॉ क्या था कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, किसी वायर में अगर करंट है तो उसके डीएल लेंथ चलते मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर कितना होगा। वायर का डीएल लेंथ इसमें करंट कितना है आई। तो हम बताए थे कि किसी भी वायर में हम लोग डिफाइन करते हैं करंट एलिमेंट किधर होता है, करंट के डायरेक्शन में, इसलिए इसको बोलेंगे आई डीएल वेक्टर। डीएल क्या है, वायर का लेंथ डीएल है और इसको डायरेक्शन दे देंगे करंट की तरफ, ये हो जाएगा आई डीएल वेक्टर। इस पूरे चीज को क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट। और इतने लेंथ के चलते मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर कितना होगा, तो उसके लिए बायोट-सवर्ट्स लॉ क्या है, बायोट-सवर्ट्स लॉ है कि म्यू0 I बाई 4π, और यहाँ पे डीएल वेक्टर लग गया, आई डीएल क्रॉस होगा आर वेक्टर, डीएल से पॉइंट की तरफ मिलाएंगे तो ये हो जाएगा आर वेक्टर। तो डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यू, ये बायोट-सवर्ट्स लॉ है। इसी बायोट-सवर्ट्स लॉ का यूज करके हमको इस फॉर्मूला को लाना है। ये फॉर्मूला हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे, पूरा रिजल्ट इसका यूज किए थे, कैसे अप्लाई करना है सीखे थे। आज इस रिजल्ट को प्रूव कर लेंगे। और उसके बाद एक और फॉर्मूला था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, ये फॉर्मूला भी आएगा किससे, इसी से आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी तरह के करंट कैरिंग वायर, लूप, कॉइल अगर होगा, रिंग, तो सबके केस में मैग्नेटिक फील्ड निकालने का हमारे पास बेसिक फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला है, जिसको बोलते हैं बायोट-सवर्ट्स लॉ। तो बायोट-सवर्ट्स लॉ का यूज करके हम लोग आज इस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। तो कैसे डिराइव करेंगे इसको, तो हम लोग को करना क्या है, स्ट्रेट वायर के चलते कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट वायर। ये मान लो कि स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट कितना है आई, कैलकुलेट क्या करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट वायर, इसके चलते निकालना है मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पी पर। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग देखे थे उसका प्रूफ, इसका प्रूफ करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट वायर का प्रूफ। तो रिजल्ट सबको याद ही है, मैग्नेटिक फील्ड के का रिजल्ट निकालने का फॉर्मूला
तो इस फॉर्मूला को हम लोग प्रूव करते हैं। सबसे पहला स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप में हम लोग को तो निकालना है मैग्नेटिक फील्ड वायर से डी डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे निकालना है, वायर से डी डिस्टेंस पे। डी की जगह पर हम ए करते हैं कि कंफ्यूजन ना हो, तो डी के जगह पर हम डिस्टेंस कर देते हैं ए। तो वायर से ए डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या फॉर्मूला आने वाला है, याद है ना? क्या फॉर्मूला आने वाला है? मी नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो इसमें देखो क्या करना है, प्रूफ काफी इंपॉर्टेंट है जिससे हम बायवर्ट-सावर्त लॉ को समझ पाएंगे। तो देखो सबसे पहला काम क्या करना है, बायवर्ट-सावर्त लॉ किसके लिए है? वायर के डीएल लेंथ के लिए। तो इसमें क्या करना होगा, डीएल लेंथ लेना होगा। तो वायर में हम लोग क्या करेंगे, डीएल लेंथ कंसीडर करेंगे। तो वायर में कंसीडर करते हैं डीएल लेंथ। मान लो कि यहां से लेकर के यहां तक वायर का कंसीडर किए डीएल लेंथ, डीएल लेंथ। और डायरेक्शन किधर दे देंगे, करंट के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में। तो ये हो गया डीएल वेक्टर। सबसे पहले जो है ना, किसी तरह का वायर में रहेगा मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो उसमें हम लोग एक छोटा सा ऐसा लेंथ ले लेंगे, डीएल लेंथ, और डायरेक्शन किधर दे देंगे, करंट की तरफ। तो इसमें हम लोग डीएल लेंथ लेंगे, और डीएल लेंथ कैसे लेते हैं, एल डिस्टेंस के बाद। कोई भी चीज लेते हो डी एक्स, तो कहाँ से लेते हैं, एक्स के बाद, डी वाई, वाई के बाद। तो ये डीएल लेंथ लिए हैं, तो डीएल कहाँ से लेंगे, कहीं से एल डिस्टेंस के बाद। तो मान लो यहाँ से हम लिए वायर का, यहाँ से एल डिस्टेंस के बाद, एल लेंथ के बाद लिए वायर का डीएल लेंथ। ठीक है, अब इस डीएल लेंथ चलते तुम निकाल सकते हो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें करंट से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको क्या बोलेंगे, करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट किसी भी वायर के लिए होता है। बायवर्ट-सावर्त लॉ में हम लोग देखे थे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं ड्यू टू करंट एलिमेंट, आईडीएल वेक्टर के चलते मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालना है। तो दूसरा वेक्टर क्या चाहिए, एक तो वेक्टर हो गया डीएल वेक्टर, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो क्या करेंगे, डीएल वेक्टर से पॉइंट की ओर एक और वेक्टर बनाएंगे। ये कौन सा वेक्टर हो गया, आर वेक्टर, आर वेक्टर हो गया। ये काम कर लिए। अब बायवर्ट-सावर्त लॉ अप्लाई कर दो। तो पहला स्टेप में क्या किए, पहला स्टेप में कंसीडर, कंसीडर डीएल लेंथ ऑफ द वायर, डीएल लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल लेंथ will be given as, कौन से लॉ से, कौन सा लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, बायवर्ट-सावर्त लॉ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल लेंथ विल बी गिवन एज बाय यूजिंग बायवर्ट-सावर्त लॉ, बाय यूजिंग बायवर्ट-सावर्त लॉ। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल लेंथ के चलते मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसको स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे ना, उसको बी नहीं लिख के क्या लिख देते हैं, डीबी, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। और उसका फॉर्मूला क्या है, बायवर्ट-सावर्त लॉ, मी नॉट आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाई 4 पाई, और यहाँ पे क्या होगा, आर क्यू। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल लेंथ। अब ए क्रॉस बी का फॉर्मूला सबको जानते हो ना, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा।
ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। ये देख लो, इसमें आप लिख लो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, और ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, तो डीएल क्रॉस आर क्या होगा, डीएल का मैग्नीट्यूड इंटू आर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन कितना डिग्री डिवाइडेड बाई आर क्यू। तो यहाँ पर देखो डीएल वेक्टर आर वेक्टर बीच में एंगल कितना डिग्री बन रहा है, तो ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, ये एंगल थीटा मान लिए। तो डीएल वेक्टर आर वेक्टर बीच में एंगल कितना बन रहा है, डीएल वेक्टर देखो इधर है डीएल वेक्टर, दूसरा है आर वेक्टर, तो डीएल वेक्टर आर वेक्टर के बीच में एंगल बन रहा है ये वाला, तो ये थीटा है, तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा, तो फिर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा। तो डीएल वेक्टर आर वेक्टर के बीच का एंगल ये वाला होगा, देख लो ये थीटा, तो ये कितना 90 माइनस थीटा, तो फिर ये वाला एंगल 90 प्लस थीटा, तो 90 डिग्री प्लस थीटा। तो डीएल वेक्टर आर वेक्टर के बीच का एंगल है 90 डिग्री प्लस थीटा। तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। थीटा क्या पुट करेंगे, थीटा पुट करेंगे 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। अब आगे इसमें नोट कर लिए, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डीएल क्रॉस आर साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पे देखो वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट आई आई 4 पाई, और यहाँ पर बचा डीएल आर से आर क्यू कटेगा तो नीचे क्या बचेगा आर स्क्वायर, और साइन 90 प्लस क्या होता है कॉस थीटा। और डायरेक्शन किधर होगा इसमें, तो डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन किधर होगा, डीएल से आर वेक्टर की ओर एरो ड्रॉ करना है, डीएल से आर वेक्टर की ओर। क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, डीएल वेक्टर से आर वेक्टर की ओर एरो का सेंस देखें कौन सा है, तो क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करने पे थंब किधर जाएगा इनटू द प्लेन, तो यहाँ पे डायरेक्शन किधर होगा इनटू द प्लेन। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल लेंथ, यही बायवर्ट्स लॉ था ना। अब हमको पूरे वायर के चलते निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको क्या करना होगा इंटीग्रेट करना होगा। क्या समझे, ये समझ में आ गया क्या क्या किए हम लोग, वायर में कंसीडर किए स्मॉल लेंथ डीएल, ठीक है। किसी भी तरह का वायर होगा तो उसमें पहले छोटा सा लेंथ लेंगे, तो डीएल लेंथ लिए, करंट का डायरेक्शन में डीएल को डायरेक्शन दिया गया करंट के डायरेक्शन में, और डीएल से पॉइंट की ओर बनाए आर वेक्टर, तो दो वेक्टर मिल गया, बायवर्ट्स लॉ अप्लाई किए, क्या है म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर बाई 4 पाई आर क्यू, बायवर्ट्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे डीएल क्रॉस आर कितना हो जाएगा, डीएल इंटू आर इंटू दोनों बीच का एंगल, तो साइन 90 प्लस थीटा, और बाई आर क्यू, तो आर से आर क्यू करके क्या बचेगा आर स्क्वायर, तो ये बचा। अब देखो कि इसमें कोई भी छोटा सा लेंथ लेंगे, कोई भी इसमें स्मॉल लेंथ लेंगे डीएल, तो उसके चलते डायरेक्शन क्या होना है सेम होना है, क्योंकि डीएल तो हमेशा इसी डायरेक्शन में रहेगा, डीएल हमेशा करंट के डायरेक्शन में रहेगा, स्ट्रेट वायर है तो डीएल का डायरेक्शन तो सेम है। आर वेक्टर का भी डायरेक्शन क्या है डीएल से आर की ओर, तो डीएल से आर की ओर हमेशा
एरो का सेंस क्या बनेगा, चाहे आर वेक्टर ऐसे हो जाए चाहे आर वेक्टर ऐसे हो जाए, हमेशा सेंस क्या बनेगा, क्लॉकवाइज। तो इसमें कोई भी छोटा सा लेंथ लेंगे उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे हमेशा क्या होगा, सेम डायरेक्शन में इनटू द प्लेन। देखो करंट की ओर हाथ रखेंगे, डीएल वेक्टर पॉइंट की ओर हथेली रहना चाहिए, तो करंट की तरफ हाथ है, पॉइंट इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट की तरफ फिंगर को क्लोज करेंगे, थंब जाएगा अंदर की तरफ। तो इसमें कोई भी छोटा लेंथ लेंगे, करंट की तरफ डायरेक्शन हो गया थंब फिंगर का, और पॉइंट की तरफ फिंगर को क्लोज करेंगे, थंब हर केस में इनटू द प्लेन जाएगा। तो पूरे वायर के चलते डायरेक्शन सब जगह क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का हर केस में इनटू द प्लेन होगा। अब हमको निकालना है पूरे वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ से बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल वायर। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल वायर कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेशन। तो मैग्नेटिक फील्ड पूरे वायर के चलते कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को बी बोल दिए, तो बी कैसे मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, और इंटीग्रेशन ऑफ डी बी कितना है, मी नॉट आई बाई 4 पाई और डी एल कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब इसी को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट सबको करना है, तो अब इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसको हटा दें। अब देखो इस इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे, तो इस इंटीग्रेशन को करने के लिए इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर करो। कांस्टेंट कौन कौन सा है, कांस्टेंट है मी नॉट आई कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, और बच गया इंटीग्रेशन अंदर में क्या क्या चीज, तो डीएल कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब देखो इसमें 3 वेरिएबल आ गया है, एक वेरिएबल लेंथ है, एक वेरिएबल थीटा है, एक वेरिएबल आर है, सबको थीटा में बदल देना है। अब थीटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, थीटा में कन्वर्ट सबको कर देना है। तो यहाँ पे देखो tan थीटा क्या लिखेंगे, इसमें सबको थीटा में कन्वर्ट करना है, तो tan थीटा इस ट्राइंगल में देखो, tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि L बाई ए, L बाई ए होगा ना, तो A tan थीटा, A इंटू tan थीटा बराबर क्या होगा, L। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एक तो कांस्टेंट है रह गया, और tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक के स्क्वायर थीटा, और थीटा का होता है डी थीटा, और L का डिफ्रेंशिएशन DL। तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, A tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, L का डिफ्रेंशिएशन DL। तो अब देखो, अब यहाँ पे देखो DL का वैल्यू क्या पुट करेंगे, DL के जहाँ पर पुट कर देंगे A सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, देखो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा ये मी नॉट आई बाई 4 पाई और इंटीग्रेशन DL, तो DL का वैल्यू हो गया है A सेक के स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो गया DL, और इंटू कॉस थीटा पाई क्या बचा, आर स्क्वायर। आर भी वेरिएबल है, आर का वैल्यू भी क्या है, ये भी तो वेरिएबल है, आर को भी थीटा में बदलना है। यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं,
कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस यानी ए बाई आर, यानी कि आर बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बाई कॉस थीटा यानी कि ए सेक थीटा। तो आर का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर। अब देख सकते हैं कि ए और सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट होकर के क्या बचेगा, ये बचेगा मी नॉट आई बाई 4 पाई, और इंटीग्रेशन के अंदर में क्या आ गया, ए से ए स्क्वायर कटेगा तो नीचे में बचेगा ए कांस्टेंट है उसको बाहर कर लिए, और सेक स्क्वायर कट गया, इधर केवल बच गया कॉस थीटा और डी थीटा। अब जाकर के सिंपल फॉर्म में आ गया। अब हमको पूरा वायर के लिए लिमिट पुट करना है, पूरा वायर का लेंथ लेना है, तो पूरे वायर का लेंथ लेंगे तो थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ पुट करेंगे कि पूरा वायर उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो अब देखो लिमिट पुट करने के लिए क्या करना है, लिमिट पुट करने के लिए वायर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक हमको थीटा का वैल्यू क्या होगा वो पुट करना है। और थीटा कहाँ से लिया गया है फिगर में, यहाँ से ऐसे लिए थे। तो देखो लिमिट कैसे लेंगे, इसको पहले हटा दें, पहले एक बार समझ लेते हैं फिर उतारने का काम करेंगे। तो देखो लिमिट कहाँ से लेंगे, लिमिट लेना है तो वायर ऐसे है और पॉइंट यहाँ पर है, तो पॉइंट से हम इसको ज्वाइन करके निकाले पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, और उसके बाद थीटा कैसे मिलता है, तो दोनों इंड को ज्वाइन कर देते हैं, दोनों इंड को ज्वाइन कर दो, ये वाला इंड और ये इंड। अब देखो कि ये एंगल इधर कितना हो जाएगा, θ1, और दूसरा एंगल इधर से मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, θ2। जबकि थीटा किसको लिया गया था, थीटा लिया गया था ये जो छोटा सा लेंथ लिए थे ना उसके लिए था, स्मॉल लेंथ लिए थे डी एल, तो उसके लिए एंगल हम लोग ज्वाइन करके बनाए थे, ये वाला एंगल, ये एंगल थीटा था। तो थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ पुट करें कि पूरा रॉड आ जाए। तो देखो रॉड के इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो ये थीटा जो है कितना हो जाएगा, इधर से हो जाएगा θ1, और θ1 से बढ़ते बढ़ते सबसे लास्ट पहुंचेंगे तो ये थीटा कितना हो जाएगा, θ2। तो लिमिट थीटा का कहाँ से कहाँ पुट करना चाहिए, θ1 से θ2। लेकिन एक और चीज का ध्यान रखो कि थीटा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं तो इसको प्लस मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, माइनस। तो यहाँ पे पूरे रॉड के लिए इस पॉइंट के लिए एंगल हो जाएगा -θ1, और ऊपर वाले पॉइंट के लिए एंगल हो जाएगा कितना, +θ2। तो -θ1 से पुट करना होगा +θ2। तो लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर कहाँ से कहाँ, -θ1 से +θ2। अब इसके बाद जो आंसर आएगा वो तुम्हारा रिजल्ट है। अब इसको एक बार नोट कर लो बढ़िया से।
अब जो लिमिट लिए थे, लिमिट कैसे पुट किया था समझ में आ गया ना। वायर के इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पहुंचना है, तो इस पॉइंट पे जब पहुंचेंगे तो इसके लिए एंगल देखो कितना बन रहा है। इसके लिए एंगल हम लोग लेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये एंगल कितना हो गया है, इधर आया है θ1, इसको बोल देंगे वैल्यू कितना लेंगे -θ1, और सबसे लास्ट इन तक पहुंचेंगे, इसको ज्वाइन करने पर देखें कि एंगल कितना हो गया इधर से θ2। तो लिमिट पुट कर देंगे -θ1 से +θ2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा कितना, μ0I/4πa, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, और लिमिट कितना -θ1 से +θ2, तो कितना आ जाएगा μ0I/4πa, और पहले ऊपर वाला वैल्यू पुट करेंगे तो साइन θ2, अपर लिमिट साइन θ2, फिर क्या लगेगा माइनस, और फिर साइन कितना -θ1, तो साइन ऑफ -θ क्या होता है माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा μ0I/4πa, और साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये रिजल्ट आ गया, यही ना पहले यूज कर रहे थे, तो हेंस रिजल्ट इज प्रूव्ड। लो हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला नोट कर लिए, हो गया। इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला जो था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, उसको भी प्रूफ कर लेते हैं, हो गया ना। नेक्स्ट प्रूफ जो है सेकेंड प्रूफ देख लो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, याद है फॉर्मूला इसका, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क क्या था, μ0I/4πr इंटू अल्फा, वो तो सेमी सर्कल होगा तो अल्फा का वैल्यू पाई हो जाएगा, μ0I/4πr इंटू एंगल, एंगल किस में, रेडियन में, ये था सेमी सर्कुलर आर्क,
और इसके कारण निकालना है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, सेंटर पे, सेंटर ओ है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। करंट इसमें कितना है I, और इस सर्कुलर आर्क का रेडियस, रेडियस कितना है R, और ये एंगल कितना बन रहा है अल्फा। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना होता है, μ0 I बाई 4 पाई R इंटू एंगल अल्फा, अल्फा होना चाहिए किसमें, रेडियन में, अल्फा रेडियन एंगल बन रहा है। ये फॉर्मूला आया था, इसको भी प्रूव करके लाएंगे बायवर्ट-सवर्ट्स लॉ से, बायवर्ट-सवर्ट्स लॉ से। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, मान लो कि ये है सर्कुलर आर्क जिसका रेडियस गिवन है, रेडियस है R, रेडियस है R, रेडियस R है, और एंगल बन रहा है कितना अल्फा, और करंट इन द वायर इज I, करंट इन द वायर इज I। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा, तो क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोगों को किसी भी तरह का वायर हो, स्ट्रेट हो, सर्कुलर हो, कर्व हो, उसमें क्या लेना होगा, सबसे पहले डीएल लेंथ, एलिमेंट्री लेंथ, करंट एलिमेंट डीएल लेंथ। तो सबसे पहले हम लोग रिंग में ले लेंगे डीएल लेंथ। तो इसे मान लो कि तुम कंसीडर किए डीएल लेंथ, पहले करंट करेक्शन रहते हैं, इसमें कंसीडर करेंगे डीएल लेंथ, मान लो डीएल लेंथ ऐसा लिए, और डीएल लेंथ क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा ना, अगर करंट के डायरेक्शन में इसको डायरेक्शन देंगे तो डीएल का डायरेक्शन हो गया करंट के डायरेक्शन में, डीएल बहुत छोटा है तो स्ट्रेट लाइन हो गया, ये हो गया डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर, और करंट के डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन दे दिए तो हो गया आइडियल वेक्टर। अब इस इतने लेंथ के चलते यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो पहला काम क्या करेंगे, पहला काम इसमें छोटा सा लेंथ लेंगे, कंसीडर डीएल लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है, डीएल लेंथ ले लेंगे और डायरेक्शन दे देंगे करंट की तरफ। अब हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, सेंटर पे। तो दूसरा स्टेप में क्या करना होगा, अब अगला चीज और क्या चाहिए, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर कैसे निकालते हैं, डीएल से पॉइंट की ओर, ये हो गया आर वेक्टर, ये हो गया आर वेक्टर, डीएल आर दोनों वेक्टर निकाल लिए। अब बायवर्ट-सवर्ट्स लॉ अप्लाई करो, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना हो जाएगा, नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ कितना होगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इसको बोलेंगे, क्योंकि लेंथ बहुत छोटा सा लिया उसके चलते है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ ड्यू टू डीएल लेंथ, ऑफ द वायर, इसको क्या बोलेंगे, डीबी, और डी बराबर कितना होगा, फॉर्मूला क्या है, μ0 I बाई 4 पाई, और यहाँ क्या होता है डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यू, यही ना है बायवर्ट-सवर्ट्स लॉ। अब इसी को अप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, μ0 I बाई 4 पाई, और डीएल क्रॉस आर पल करो तो डीएल और आर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, देख लो, ये हो गया टेंजेंट और ये रेडियस के लॉन्ग, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री। ये हो गया μ0 I 4 पाई कांस्टेंट है, और डीएल क्रॉस आर क्या हो जाएगा, डीएल का मैग्नीट्यूड इनटू ये जो आर वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर, ये रेडियस बराबर होगा ना, किसी पॉइंट को मिलाओगे तो रेडियस का लेंथ आएगा, तो डीएल इंटू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, रेडियस, इंटू आपस में दोनों के एंगल कितना है, 90 डिग्री, डिवाइडेड बाई ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो रेडियस के बराबर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर क्यू। ये कोई दिक्कत देखो इसमें, μ0 I 4 पाई और डीएल इंटू आर वेक्टर, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया रेडियस बराबर, और दोनों बीच में एंगल 90 डिग्री, तो साइन 90 पाई
रेडियस का क्यू, आर क्यू, आर क्यू मतलब क्या है, इस लेंथ का क्यू, ये किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा। अब कितना हो जाएगा ये, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई और डीएल बाई कितना बचा, आर स्क्वायर। और डीएल बराबर क्या होता है, हमको चाहिए पूरे के चलते मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी आर्क, ये होगा बी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई बाई 4 पाई और डी एल बाई कितना, आर स्क्वायर। तो कांस्टेंट को बाहर कर लो, इसमें देखो क्या क्या कांस्टेंट है, मी नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, 4 पाई, रेडियस कांस्टेंट, सब जो कांस्टेंट उसको बाहर कर लो। तो कांस्टेंट हो गया मी नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन के अंदर में क्या बचा, डीएल। तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या लिख देंगे, डीएल का इंटीग्रेशन लेंथ एल मतलब पूरा लेंथ ही हो गया, तो डीएल का इंटीग्रेशन सिंपली एल हो जाएगा। या डीएल बराबर होता क्या है, एल किसी भी सर्कुलर आर्क का लेंथ कितना होगा, तो अगर मान लो ये लेंथ एल है, तो एल बराबर क्या लिखते हैं, ये एंगल थीटा, ये रेडियस, एल बराबर क्या होता है, आर इंटू थीटा होता है ना, एल बराबर आर थीटा, तो डीएल का इंटीग्रेशन एल आ गया। देख लो यहाँ पर ये आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा मी नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी एल का इंटीग्रेशन एल, और एल बराबर क्या है, आर थीटा, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मी नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर और इंटू एल, एल बराबर आर इंटू थीटा, तो कितना आ गया, मी नॉट आई बाई 4 पाई आर और इंटू थीटा एंगल, थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में, तभी ना ये फॉर्मूला होता है, ये लेंथ एल बराबर आर इंटू थीटा, थीटा किस में होता है, रेडियन में। ये फॉर्मूला पहले जो यूज करते प्रूव हो गया ना, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। हो गया, ये दोनों फॉर्मूला का प्रूफ भी देख लेंगे थोड़ा ध्यान से। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, बाकी तो रिंग और स्ट्रेट वायर का यूज कर लिए थे, सारा रिजल्ट हम लोग पहले यूज कर चुके हैं, प्रूफ आज देखे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और न्यू कॉन्सेप्ट, नाम सुना हुआ होगा, सोलोनॉइड, सुना हुआ है, तो आज देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। इसको हटा दें, हो गया ना।
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। पहले तो सबको सोलेनॉइड दिखाते हैं। सोलेनॉइड इसका वाईफाई ले लें, अब देखते हैं वाईफाई लेता है कि नहीं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है तो जिसको समझते हैं, जो हेलिक्स देखे थे ना पहले, हेलिक्स या हेलिकल पाथ, यानी कि स्प्रिंग, स्प्रिंग की तरह, स्प्रिंग की तरह का कोई भी अगर शेप रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सोलेनॉइड। तो इस तरह का जो कॉइल होगा उस कॉइल को क्या बोलेंगे? सोलेनॉइड। उस कॉइल को बोलेंगे सोलेनॉइड, यानी कि स्प्रिंग जैसा। और जितना भी इस तरह का कॉइल होता है वो जनरली टाइटली उंड होता है। देखोगे फैन या किसी मोटर में जो वाइंडिंग किया होता है, वायरिंग किया होता है, कॉइल होता है, वो काफ़ी क्लोजली स्पेस्ड होता है। इतना छोटा छोटा पतला पतला वायर है जो एकदम लगेगा कि क्लोज है, सटा हुआ है। तो वैसे कॉइल को हम लोग क्या बोल रहे हैं? सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या हो समझ सकते हैं? किस तरह से सर्कुलर टर्न टाइटली उंड कॉइल को बोलते हैं सोलेनॉइड। टाइटली उंड सर्कुलर टर्न्स क्लोजली स्पेस्ड देख लो, इट इज ए क्वाइल। ये क्वाइल है जिसमें हर सर्कुलर टर्न दूसरे सर्कुलर टर्न से काफ़ी क्लोज है। इसमें गैप करके हम दिखाए हैं, काफ़ी क्लोज है, टाइटली उंड है, और हर एक टर्न दूसरे टर्न से इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड भी है, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड भी है। कुछ प्लास्टिक का कोटिंग मान लो बीच में हो गया, इंसुलेटिंग मटेरियल का कोटिंग कर दिए, एक रिंग के बाद बीच में गैप हो गया, फिर दूसरा रिंग, इस तरह से एक रिंग के बाद दूसरा रिंग काफी क्लोजली स्पेस्ड, ऐसे कॉइल को बोलते हैं सोलेनॉइड। वन टर्न
of the solenoid is electrically insulated with other टर्न्स। ठीक है, यानी कि स्प्रिंग जैसा कोई क्वाइल है। अब इसमें देखो कि करंट मान लो कि ऐसे जा रहा है, तो करंट इस तरह से इसमें मान लो फ्लो कर रहा है। तो ऐसा क्वाइल को हम लोग समझ सकते हैं कि बहुत सारा रिंग है। एक रिंग के चलते मैग्नेटिक फील्ड सबको आता है निकालने ना। एक रिंग के चलते मैग्नेटिक फील्ड उसके एक्सिस पर सबको आता है निकालने। फॉर्मूला याद है, मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर कितना होता है। रिंग में अगर करंट मान लो कि आई दिया हुआ है, करंट आई है, तो इस करंट के चलते मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर होता है कितना, मी नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2r² प्लस x² के पावर 3/2 ये होता है। अब सोचो कि ऐसा ही रिंग बहुत सारा हो, एक रिंग के बाद दूसरा रिंग यहाँ पर रख दिया गया, फिर तीसरा टर्न, इस तरह से रिंग रहेगा। तो ऐसा रिंग मिलके क्या बन जाएगा, ये सब रिंग मिलके बन जाएगा सोलोनॉइड। एक रिंग के बाद दूसरा रिंग, इस तरह से क्लोजली स्पेस्ड सर्कुलर टर्न वाला क्वाइल क्या कहा जाएगा, सोलोनॉइड। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है। एक तो ये तरीका है ही जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है देख करके कि करंट या क्वाइल का कौन भाग बाहर है कौन सा अंदर है, करंट किस सेंस से फ्लो कर रहा है। तो उसके रिप्रेजेंट करने का एक बहुत ही सिंपल मेथड है। तो कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो रिप्रेजेंट करने का एक और मेथड है। हम बताए थे कि किसी भी रिंग को हम चाहे तो एक डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे रिंग को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड और जो पोर्शन बोर्ड के बाहर है उसको सॉलिड लाइन से, और जो बोर्ड के अंदर है उसको डॉटेड लाइन से। और मान लो कि इसमें करंट ऐसे आ रहा है, इसका मतलब सॉलिड लाइन क्या बता रहा है कि करंट यहां से बाहर ऐसे निकल के अंदर जा रहा है। आधा भाग जो है बोर्ड के बाहर है, आधा पोर्शन बोर्ड के अंदर है। यहां से करंट ऐसे निकल रहा है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो इस पॉइंट से करंट देखें कि बाहर की तरफ निकल रहा है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से। और यहाँ से करंट निकल के इसमें अंदर ऐसे जाएगा, इस सेंस में करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पे अंदर जा रहा है। तो एक रिंग को हम एक डॉट और एक क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो कहीं पर भी अगर ऐसा एक रिंग है तो उसको हम एक डॉट और एक क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देंगे कि इसमें करंट आई है। एक टर्न मतलब एक डॉट एक क्रॉस, इसमें जितना भी टर्न है सारे टर्न के लिए एक डॉट और एक क्रॉस का यूज कर सकते हैं। तो सोलेनॉइड को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है बाय यूजिंग डॉट एंड क्रॉस। तब देखो सोलेनॉइड को दूसरी तरह से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सोलेनॉइड का मतलब तो समझ में आ गया होगा कि सोलेनॉइड का मतलब बहुत सारा रिंग सटा सटा के रखा हुआ है, और एक रिंग के चलते मान लो कि तुमको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकालना है, जितना भी रिंग इससे बन रहा है सबके चलते यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐड कर देना होगा। हो गया। अब इसका रिप्रेजेंटेशन डॉट और क्रॉस करके कर लेते हैं। इसको हटा दें।
अब देखो इसमें एक रिंग को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक डॉट और एक क्रॉस से। यहाँ पे मान लो कि डॉट है, क्रॉस है, तो क्रॉस और यहाँ पे लगा देते हैं डॉट। देख लो सोलेनोइड का रिप्रेजेंट करने का ये तरीका हो गया। उसमें था ना टर्न, वैसे दिखाया ना ऐसे घूम घूम करके, तो एक टर्न को एक क्रॉस और एक डॉट से दिखा दिया। यहाँ से करंट क्या हो रहा है, यहाँ से करंट बाहर निकला, इसमें अंदर जा रहा है। करंट यहाँ से बाहर निकला, इसमें अंदर जा रहा है, तो इस सेंस करंट फ्लो हो रहा है, जिससे कि हम लोग को आइडिया लग जाएगा करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और अब इसके चलते हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सिस पर, अंदर में कहीं पर भी एक्सिस पर निकालना मैग्नेटिक फील्ड। मान लो कि ये पॉइंट है जहाँ पर हमको निकालना मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग को निकालना मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर में एक्सिस पर। मान लो कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बायवर्ट-सवर्स लॉ ही यूज करेंगे। और फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस। एक रिंग के चलते यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। वैसा बहुत सारा रिंग है, तो सभी रिंग के चलते मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकाल के क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इसमें हम लोगों को एक टर्म यूज करना होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये टर्म जो है ना सोलेनोइड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। किसी भी सोलेनोइड के लिए ये पैरामीटर इंपॉर्टेंट है। कोई भी कॉइल होगा उसमें पर 1 मीटर में कितना टर्न है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन से। स्मॉल एन किसी भी सोलेनोइड के लिए पैरामीटर हम लोग यूज करेंगे स्मॉल एन। तो स्मॉल एन का मतलब क्या है, स्मॉल एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स in the coil by length of the coil, length of the coil। मान लो कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है और लेंथ एल है, तो स्मॉल एन क्या हो जाएगा, स्मॉल एन हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स बाय लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये हो गया स्मॉल एन। जैसे मान लो कि कोई सोलेनोइड है, कोई सोलेनोइड है, इस सोलेनोइड में कितना रिंग है, तो इस सोलेनोइड का मान लेते हैं कि लेंथ, इस सोलेनोइड का लेंथ मान लेते हैं कि 2 मीटर है, 2 मीटर है, 2 मीटर लंबाई वाला ये सोलेनोइड है। और इसे मान लो कि 4000 रिंग है, 4000 टर्न है, ठीक है, 4000 टर्न्स है 2 मीटर में, तो इसके लिए स्मॉल एन पैरामीटर कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स बाय लेंथ, यानी कि 4000 हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, कितने लेंथ में है 2 मीटर में, ये इतना टर्न्स पर मीटर, यानी हो गया 2000 टर्न्स पर मीटर। तो स्मॉल एन का मतलब यही है। अब हम लोग को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के एक्सिस पर। टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड on its axis, on the axis of solenoid। देखो सोलेनोइड के लिए ये टर्म केवल दिया रहेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बस यही सोलेनोइड की पहचान है।
रेडियस ये सब तो दिया रहेगा कि रेडियस ये है, लेंथ इतना है, जो भी है ये सब रहेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉइल का क्या पहचान है कि एक यूनिट लेंथ में कितना कॉइल है बंधा हुआ है, कितना टर्न बंधा हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर। अब जैसे मान लो तुमको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो कैसे निकालेंगे उसके लिए पहले फॉर्मूला बताते हैं, बाद में उसको हम लोग इंटीग्रेट करके प्रूव कर सकते हैं पाइवट-सावर्ट्स लॉ से। तो फॉर्मूला पहले याद कर लेंगे। क्या करेंगे, जो सोलेनॉइड का एक एंड है उसको इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, फिर दूसरे एंड को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। तो दोनों एंड को इस पॉइंट से हम ज्वाइन कर दिए। तुमको देखना है एंगल, इधर से ये एंगल कितना बनाया, अल्फा 1, दूसरा लाइन एंगल कितना बनाया, अल्फा 2, अल्फा 2। तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2। देखो एक तो ये टर्म आएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2, और दूसरा टर्म क्या होगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2 और इंटू कॉस अल्फा 1, कॉस अल्फा 1 माइनस, माइनस कितना, कॉस अल्फा 2। ये फॉर्मूला है। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सोलेनॉइड चलते, ये सब समझ में आ रहा है ना कि क्रॉस डॉट का मतलब क्या है। क्रॉस डॉट का मतलब है रिंग, एक क्रॉस एक डॉट का मतलब रिंग है, एक रिंग, यहाँ से इस तरह से रिंग है, और यहाँ से करंट क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, और इसमें करंट अंदर जाएगा, तो कुछ इस तरह से डायरेक्शन करंट का है। फिर दूसरा इस तरह से रिंग बन रहा है, तो इस तरह से एक रिंग के बाद दूसरा रिंग, ऐसे इसमें क्लोजली स्पेस्ड है, तो ये बन गया सोलेनॉइड। अब सभी रिंग के चलते मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है, एक्सिस पे, अलोंग एक्सिस होता है। एक रिंग के चलते यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा निकाल लेंगे, दूसरे के चलते कितना होगा निकाल लेंगे, तीसरे के चलते भी इस डायरेक्शन सेम होगा, सबके चलते यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐड होता जाएगा, यानी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करके ये रिजल्ट आने वाला है म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा 2। अल्फा 1 अल्फा 2 कहाँ से लेना है, अल्फा 1 लेना है, इस इंड से पॉइंट को मिलाए तो जो लाइन बना ये वाला एंगल अल्फा 1, दूसरा इंड को मिला दिए तो ये एंगल बन गया अल्फा 2। ये फॉर्मूला है। और डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन होगा अलोंग एक्सिस। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा, अलोंग एक्सिस। और देखो डायरेक्शन किधर होगा, तो देखो करंट किस में कैसे जा रहा है, यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, तो इस सेंस में करंट फ्लो कर रहा है। इस सेंस में राइट हैंड के फिंगर को क्लोज करेंगे तो थंब किधर जाएगा, इस तरफ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगा, अगर सेंस इस तरह का है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इस पॉइंट पे कुछ ऐसा होगा। जो करंट का डायरेक्शन देखो इसमें किधर फ्लो कर रहा है, यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है और यहाँ पे अंदर जा रहा है, तो ऐसे करंट निकल के ऐसे अंदर जा रहा है, इस सेंस में सब में करंट फ्लो कर रहा है। तो इसी सेंस में राइट हैंड के फिंगर को क्लोज करेंगे, थंब गया इस तरफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा इस डायरेक्शन में। अगर करंट डायरेक्शन उल्टा करते तो मैग्नेटिक फील्ड होता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड या तो एक्सिस के अलॉन्ग होगा या तो इस तरफ होगा चाहे दूसरी तरफ होगा। तो ये डायरेक्शन बस ध्यान रखना है कि डायरेक्शन हम लोग डिसाइड करेंगे करंट के डायरेक्शन से, और ये डायरेक्शन किधर हो जाएगा, अलॉन्ग एक्सिस, अलॉन्ग एक्सिस। ये फॉर्मूला सबको याद करना है। मैग्नेटिक फील्ड टू सोलेनॉइड कितना होगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा 2। एन क्या है, एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बाकी तो सब जान ही रहे हैं, करंट है, म्यू नॉट है, अल्फा 1 अल्फा 2 कैसे लेना है, अल्फा 1 लेना है, इस इंड को पॉइंट पी से ज्वाइन करने पर एंगल ये अल्फा 1, लास्ट दूसरे इंड को ज्वाइन करने पर वाला एंगल अल्फा 2। तो अब इस पर एक दो क्वेश्चन बना सकते हो। अगर मान लो कि ये सोलेनॉइड चला जाता इनफाइनाइट पे, ये इंड चला जाता इनफाइनाइट पे, मतलब जो सोलेनॉइड ले रहे हैं उसका लेंथ कितना है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट लेंथ का अगर सोलेनॉइड है तो एक इंड चला गया इन्फिनिटी पर, तो उसके लिए अल्फा 1 कितना पुट करेंगे। अगर हम मान लो कि
लाइन को ये इंड था तो लाइन एंगल बना रहा था अल्फा 1, अगर इसको दूर ले जाएंगे तो अल्फा 1 और छोटा होगा, इन्फिनिटी पे जाते जाते छोटा होते होते कितना हो जाएगा 0 डिग्री। और ये भी अगर इन्फिनिटी पे चला गया तो अल्फा 2 बड़ा होते होते कहाँ तक पहुँच जाएगा 180 डिग्री। तो हम लोग अब निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड यानी कि इन्फानाइट सोलेनॉइड। तो अब इसी फॉर्मूला का यूज करके निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फानाइट सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग यानी कि इन्फानाइट सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग और इन्फानाइट सोलेनॉइड। तो लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए अल्फा 1 कितना हो जाएगा, ये इंड चला जाएगा अगर इन्फिनिटी पर तो अल्फा 1 0 डिग्री। तो फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड अल्फा 1 टेंस टू कितना 0 और अल्फा 2 टेंस टू 180। 0 और 180 पुट करके देख लो, आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आएगा देखो, मैग्नेटिक फील्ड टू लॉन्ग सोलेनॉइड का क्या फॉर्मूला आएगा। आगे आंसर तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड बी बराबर कितना मी नॉट एन आई बाई 2 इंटू कॉस अल्फा 1, अल्फा 1 कितना डिग्री है 0 डिग्री, माइनस कॉस अल्फा 2, अल्फा 2 कितना है 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा मी नॉट एन आई बाई 2 और कॉस 0 डिग्री 1 माइनस -1 कितना हो गया 2, 2 कट के बचेगा कितना मी नॉट एन आई। इस रिजल्ट को याद कर लेंगे, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड टू लॉन्ग सोलेनॉइड, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस रिजल्ट को याद कर लेंगे और ये रिजल्ट बाद में भी आएगा, एम्पियर्स लॉ से भी इसको प्रूव करेंगे हम लोग, तो ये रिजल्ट वहाँ पर भी आएगा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर लॉन्ग सोलेनॉइड है तो उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, किस तरह का होगा। मान लो कि ये है लॉन्ग सोलेनॉइड इन्फानाइट सोलेनॉइड, और जो भी सोलेनॉइड हम यूज कर रहे हैं वो टाइटली उंड है, मतलब गैप नहीं है, एक रिंग के बाद दूसरा रिंग एकदम क्लोजली स्पेस्ड है। इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह का होगा, इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा
वो कुछ ऐसा होगा, अलोंग एक्सिस होगा। अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगा वो कुछ ऐसा होगा। और बाहर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? नहीं होगा। बाहर में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। केवल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रहेगा? अंदर में। और अंदर में कितना होगा? म्यू नॉट एन आई। और डायरेक्शन किधर होगा? अलोंग एक्सिस। ये होगा अलोंग एक्सिस जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगा, क्योंकि इन्फानाइट तक है। इन्फानाइट का मतलब क्या है कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा है वो तो इन्फिनिटी तक जाएगा, तो उसको मुड़ के इधर आने का मौका कहाँ मिला? वो तो इन्फिनिटी तक गया। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड केवल अंदर में ही रहेगा और बाहर में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0 रहेगा। तो सोलेनॉइड के बाहर में अगर ये लॉन्ग है तब, और टाइटली उंड है तब, तो ये कब ऐसा होगा? जब सोलेनॉइड होगा लॉन्ग प्लस क्लोजली स्पेस्ड टाइटली उंड। जो क्वाइल है वो काफी गैप नहीं छोड़ा गया है, काफी टाइटली उंडेड है, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड केवल सोलेनॉइड के अंदर में होगा, बाहर में 0 होगा। कैसे अंदर में ही होगा बाहर में 0 होगा उसको देख लेते हैं। जैसे रिंग के चलते जानते हो, अगर मान लो कि एक रिंग ले लिए, तो किसी रिंग के चलते मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। रिंग के चलते हम बताए थे ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह का होता है। तो रिंग के चलते मैग्नेटिक फील्ड जो होता है एक्सिस पर, वो तो अलोंग एक्सिस होता है, और एक्सिस से बाहर जाता है वो क्या बनाता है? क्लोज लूप बनाता है, कुछ इस तरह का। ऐसा है ना? ठीक है, इस तरह का फील्ड लाइन एक रिंग बनाता है। अब सोचो कि इसके बगल में एक और रिंग ऐसा ही होता, तो उसके चलते ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन एकदम वैसा ही ना प्रोड्यूस करेगा। तो अगर इसके बगल में भी एक और मान लो कि रिंग रहता, अभी दूर करके दिखा रहे हैं, लेकिन अगर इसको मान लो नजदीक लाते हैं, देखो क्या होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्सिस वाला है वो तो आपस में क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। लेकिन तुम देखो ये फील्ड लाइन को, ये वाला को, अब इसमें देखो ये वाला जो रिंग है, एक के चलते यहाँ पर फील्ड लाइन देख सकते हैं किधर है? एक के चलते फील्ड लाइन इसमें ऐसे जा रहा है, और दूसरे चलते जो इधर आया उसमें कैसे है? नीचे की तरफ है। ये दोनों कट गया ना। इस तरह से और भी देख लो लूप में, जैसे ये लूप, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रहा है, तो इस पॉइंट पे जहां पर दोनों मिल रहा है, तो एक के चलते नीचे है और दूसरे में जो है वो कैसे है? दूसरे में फील्ड लाइन इस डायरेक्शन ऐसे था, तो ऐसे हो जाएगा। तो ये वाला ऐसे जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपोजिट में हो जाएगा। तो दोनों का फील्ड लाइन मिलकर एक दूसरे को क्या कर रहा है? कैंसिल आउट कर रहा है। तो बाहर में, रिंग के बाहर में फील्ड लाइन एक दूसरे को कट करा रहा है, कैंसिल आउट कर दे रहा है। अगर इसको क्लोजली स्पेस्ड कर देंगे तो देख सकते हैं कि एक का फील्ड लाइन कुछ इस तरह से है, और दूसरे का जो फील्ड लाइन है, जब इसको और नज़दीक में लाएंगे तो इधर वाला जो होगा उसके चलते सब चलते बाहर में नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कैंसिल आउट होता जाएगा। और केवल जो अंदर में है वो एक्सिस वाला जो होगा ना, वही ऐड होगा। जो एक्सिस के लॉन्ग है देख सकते हैं ये दोनों ऐड हो रहा है, लेकिन जो रिंग यहाँ पर मिल रहा है देख सकते हैं कि एक के चलते फील्ड लाइन ऊपर है, दूसरा चलते फील्ड लाइन क्या है? नीचे है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है? कट कर रहा है। तो अगर ये जितना क्लोजली स्पेस्ड होगा तो बाहर में मैग्नेटिक फील्ड उतना ही 0 होगा, मतलब 0 के नजदीक होगा, एक्यूरेसी होगा। और अगर टाइटली उंड नहीं है तो बाहर में कुछ मैग्नेटिक फील्ड बचेगा। ये काफी टाइटली उंड है और लॉन्ग है, तो बाहर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0, बाहर में 0, और केवल सोलेनॉइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा। तो सोलेनॉइड को ऐसे समझ सकते हो कि अगर वो टाइटली उंड और लॉन्ग है तो उसके वो एक पाइप की तरह काम कर रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है अपने एक्सिस के लॉन्ग, और बाहर में इसका कोई फील्ड लाइन बाहर में नहीं निकल पा रहा है। और कितना अंदर मैग्नेटिक फील्ड है? मी नॉट एन आई, ये है कांस्टेंट। तो अगर हमको कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है, तो मैग्नेटिक उसके लिए कौन सा डिवाइस होना चाहिए? कौन सा कॉइल होना चाहिए? सोलेनॉइड होना चाहिए टाइटली उंड। उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड अंदर में सब जगह क्या होगा? कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन अलोंग एक्सिस होगा, और वैल्यू कितना आया था? मी नॉट एन आई।
ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। और ये कहाँ का मैग्नेटिक फील्ड है? अंदर में। बाहर में मैग्नेटिक फील्ड कितना है? बाहर में 0 है। तो अब तो कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर कोई सोलेनोइड दिया हुआ है, करंट पता है, एन दिया हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर में कितना होगा निकाल सकते ना है। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग सोलेनोइड कैरिंग करंट 5 एम्पियर। और ये दिया हुआ है कि 80 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द सोलेनोइड हैज 4000 टर्न्स। चलो तो इसका वैल्यू निकालो, मैग्नेटिक फील्ड टू सोलेनोइड, लॉन्ग सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड टू लॉन्ग सोलेनोइड। मी नॉट का वैल्यू मी नॉट बाई 4 पाई होता है 10⁻⁷। तो सबका आया रिजल्ट। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया है? लॉन्ग सोलेनोइड के चलते मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू होता है मी नॉट इंटू एन आई। तो मी नॉट का वैल्यू कितना होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁷। एन का वैल्यू कितना है? एन का वैल्यू है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो कितना टर्न है? 4000। कितने लेंथ में? 80 सेंटीमीटर, तो यानी 0.8 मीटर, यानी ये कितना हो जाएगा? 5000 पर मीटर। क्या गया? तो एन का वैल्यू 5000 और करंट कितना है? 5। तो ये आंसर किस में आएगा? टेस्ला में। इतना टेस्ला होगा मैग्नेटिक फील्ड। बारिश हो के सारा प्लान किरकिरा कर दिया ना। दोनों हम लोग का परेशानी होता है, न पढ़ने में मन लगता है न पढ़ाने में मन लगता है, क्योंकि आधा बच्चा सब तो बारिश में कहीं ना कहीं अटका हुआ है। चलो आज तो इतना हुआ ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज सोलेनोइड का बता दिए हैं। मैग्नेटिक फील्ड टू कौन सा सोलेनोइड? लॉन्ग सोलेनोइड। और फाइनाइट के लिए फॉर्मूला बताए हैं। फाइनाइट के लिए फॉर्मूला याद है ना? फाइनाइट के लिए फॉर्मूला था मी नॉट एन आई बाई 2 कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा 2।
अगर मान लो कि लॉन्ग नहीं देकर के इस तरह से फाइनाइट दिया गया, एंगल दे दिया गया, मान लो कि ये वाला एंगल 60 है और ये एंगल 120 है और एन दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इस पॉइंट पर कितना हो जाएगा, मी नॉट एन आई बाई 2 इंटू कॉस अल्फा 1 यानी कि 60 माइनस कॉस अल्फा 2 कितना 120। इस तरह से वैल्यू दोनों एंगल का पुट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा किसी पॉइंट पर एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट सोलेनोइड। मान लो कि ये सोलेनोइड है और तुमको निकालना है इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड मिड पॉइंट पर, या मान लो इस पॉइंट पर निकालना है, मिड पॉइंट पर नहीं है, इस पॉइंट पर निकालना है। उसके लिए बाकी सब चीज़ दे देते हैं। ये जो पॉइंट है इसकी दूरी यहाँ से मान लेते हैं कि 3r है और ये है इसका रेडियस, रेडियस r, और ये डिस्टेंस मान लो दिया हुआ है 5r और ये रेडियस r है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। और करंट इसमें दिया हुआ है, करंट इसमें दिया हुआ है I, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है स्मॉल n। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर में एक्सिस पर कितना होगा, ये पॉइंट मान लो P है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P बराबर कितना, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, मी नॉट एन आई बाई 2 और इंटू कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा 2, और अल्फा 1 अल्फा 2 कैसे मिलेगा, कॉस अल्फा 1 देख लो, कॉस अल्फा 1 इस इंट को ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा अल्फा 1, अल्फा 1, तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बेस, यहाँ से यहाँ बेस हो गया और ये क्या हो गया हाइपोटेनस, तो कॉस अल्फा 1 बराबर क्या होगा, ये डिस्टेंस कितना है 3r और ये डिस्टेंस है r, ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 10r, यही ना होगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो रूट 10 r रूट 10 आ गया। तो कॉस अल्फा बेस बाई हाइपोटेनस, तो कॉस अल्फा 1 का वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये हो जाएगा मी नॉट एन आई बाई 2 और इंटू कॉस अल्फा 1, तो कॉस अल्फा 1 का वैल्यू बेस 3r बाई हाइपोटेनस r रूट 10 ये आ गया, माइनस कॉस अल्फा 2, तो अल्फा 2 कैसे पता चलेगा, अल्फा 2 ऐसे मिलाएंगे तो इधर से जो एंगल बनेगा ये अल्फा 2 होगा, अल्फा 2, तो कॉस अल्फा 2 का वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए तुम देख लो ये एंगल कितना है, मान लो थीटा है, तो कॉस थीटा निकाल सकते ना है, अल्फा 2 बराबर क्या लिखेंगे 180 माइनस थीटा, अल्फा 2 ये एंगल है अल्फा 2, तो अल्फा 2 बराबर 180 माइनस थीटा, और कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू, तो कॉस थीटा इस ट्राइंगल में निकालेंगे, कॉस थीटा बेस, बेस कितना है ये 5 और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा रूट 26r, ये डिस्टेंस r है, ये 5r और ये r, तो ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा रूट 26r, कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस यानी कि 5 बाई रूट 26, यहाँ पर हमको चाहिए कॉस अल्फा 2, तो कॉस अल्फा 2 बराबर कॉस 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर माइनस पहले से एक है और कॉस अल्फा 2 माइनस कॉस थीटा कितना है माइनस 5 बाई रूट 26, ये आंसर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आर आर कैंसिल आउट, तो आ गया मी नॉट एन आई बाई 2 3 बाई रूट 10 प्लस 5 बाई रूट 26। तो इस तरह से ज्योमेट्री से अल्फा 1 और अल्फा 2 का वैल्यू पता है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देना है कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा 2, और कॉस अल्फा 1 कैसे मिला है देख लो बेस बाई हाइपोटेनस, और कॉस अल्फा 2 निकालने के पहले कॉस थीटा निकाल लो, तो कॉस थीटा का माइनस हो जाएगा कॉस अल्फा 2।
तो इस तरह से कोई भी अगर फाइनाइट सोलेनॉइड है तो उसके चलते कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी तक हम लोग सीखे हैं कौन कौन सा चीज निकालना, मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखे ना है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, फोर्स एग्जर्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स एग्जर्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए करंट कैरिंग वायर। कोई अगर वायर जिसमें करंट है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर। इसके लिए फॉर्मूला आएगा सिंपल सा, जो पहले यूज किए थे उसी तरह का फॉर्मूला आएगा। किसी वायर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाता है, तो आई डी एल क्रॉस बी। ये फॉर्मूला हम लोग अब सीखेंगे अप्लाई करना, कि मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा किसी करंट कैरिंग वायर पे। इसको एक बार देख के आ जाना है इस तरह का कॉन्सेप्ट, और इस पे बहुत सारा एग्जाम्पल देख लो। हम लोग अगले क्लास का टॉपिक यही है, इसी पे फोकस करेंगे, फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए करंट कैरिंग वायर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बारिश तो रुक गई होगी, कभी हो ही रहा है, रुक गया ना, देख लो बारिश में